प्रताप में। आज हम लोग फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का पार्ट 2 या लेक्चर नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बीच वाला पार्ट देखेंगे जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और ये दोनों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसी की मदद से हम लोग फर्स्ट और सेकेंड थर्ड दोनों ही हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वाले चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको किस तरह के फोर्सेस होते हैं, इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता दिया था। और इस लेक्चर में हम लोग मोमेंटम के बारे में जानेंगे और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मोमेंटम से। तो मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर कुछ मास और कुछ वेलोसिटी होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं एक ट्रैक है, ठीक है, एक लीनियर ट्रैक है और उस पर एक कार है, ठीक है, उस पर कंसीडर करते हैं कि एक कार है, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। और इसका मास है, लेट एज्यूम करते हैं कि 100 kg इसका मास है, ठीक है। और ये एक 50 km/h के स्पीड से ये चल रही है ना। तो ये मोमेंटम होता क्या है कि मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो उसके अंदर मास है और उसका जो वेलोसिटी है उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। अब देखिए जब ये मास और वेलोसिटी एक साथ आते हैं तभी जाके किसी काम को कर पाते हैं या मोमेंटम को पोजेस करते हैं। अगर इसका दो केसेस लिया जाए, एक पहला केस लेते हैं कि एक ट्रक खड़ा है आपके सामने जिसका मास आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत ही बड़ा ट्रक आपके सामने खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो रेस्ट पे तो उसका वेलोसिटी जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, तो उसके अंदर जो मोमेंटम है वो जीरो है। तो इसीलिए अगर आप उसके सामने भी जाके खड़े हो जाते हैं एक रेस्ट वाले ट्रक के सामने, तो आपको वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, है ना। और अगर अब मैं उसमें थोड़ा सा भी वेलोसिटी अगर हम लोग डाल देते हैं तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मास और वेलोसिटी जब एक साथ आते हैं तब मोमेंटम को कहते हैं और मोमेंटम ही धूम मचाता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा बुलेट है जिसका मास बहुत ज़्यादा कम है, ग्राम्स में है, लेट्स से 100 ग्राम है, ठीक है। तो जब उसका वेलोसिटी जीरो है या वो गन के अंदर नहीं है तो आप उसे पॉकेट में रख के भी घूम सकते हैं, आपको वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वही जब वो गन से फायर होता है तो उसके अंदर क्या रहता है, मास तो कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो उसका मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो किसी भी पर्सन को किल भी कर सकता है ना, और बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मोमेंटम क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी इन मोशन, है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई भी एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो उसके अंदर जो मोमेंटम है वो क्या है, जीरो। तो इसलिए इधर पहला स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज फाउंड इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आई होप आप मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा आपके मन में या माइंड में एक आइडिया बन गया होगा। तो इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, है ना, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एम से हम लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एम को पहले यूज कर दिया गया है मास के लिए, इसलिए हम लोग इसको पी से डिनोट करते हैं। और इसके ऊपर आप एक एरो का साइन देख रहे होंगे, तो एरो का साइन उसी में होता है जो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये ऊपर एरो का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी को देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी और दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम लोग मोमेंटम को देख रहे हैं तो आपको डायरेक्शन का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन हैं, दो केसेस हैं और एक के पीछे से फॉर एग्जाम्पल एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। चलिए इधर देखते हैं, जैसे इधर एक पर्सन है, एक पर्सन इधर खड़ा है और एक पर्सन इधर खड़ा है ना। देखिए बहुत ध्यान से, अब देखिए कि इसका मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इधर मोमेंटम निकल जाएगा 50 इंटू 100, है ना। तो इधर आ जाएगा 5000 kg/s, है ना। तो अब देखिए कि इधर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम तो दोनों के लिए सेम है लेकिन डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस इसलिए है
क्योंकि देखिए इसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है, लेकिन वही मोमेंटम इसके लिए कोई भी यूज़ का नहीं है या इसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि मोमेंटम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यही अगर ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है बैकवर्ड्स में, तो इसका मोमेंटम क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स अप्लाइड है ना, यहाँ से अगर फोर्स अप्लाई किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड कैसे आया, मैंने अभी आपको बता दिया। 50 केजी है, केजी इंटू जो हम लोग का वेलोसिटी है उसको हम लोगों ने इंटू कर दिया, तो हम लोग का आंसर आ गया केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यही उसका ऐसा यूनिट है, दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो आई होप आप अच्छे से समझ होंगे कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम आई होप समझने से ये भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में मतलब खेलते समय भी या कुछ आप अगर टीवी देखते होंगे WWE, यहाँ पे भी वो लोग कभी कभी मेंशन करते हैं कि मोमेंटम नहीं बना, है ना। मोमेंटम मतलब नहीं बना मतलब उसके पास एक अच्छा खासा वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है ना। तो इसलिए आप अब रिलेट कर पाएंगे अगर मोमेंटम की कहीं बात होती है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए मैंने आपको मोमेंटम पहले इसलिए समझाया क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें मोमेंटम के बारे में ही बताया गया है ना। मोमेंटम से रिलेटेड इसमें टर्म आएगा। तो जो हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना। मतलब इधर क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी कार के हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि हम लोग का कार क्या है, ये इनिशियल हम लोग मान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी जो था इसका 50 किलोमीटर पर आवर, और ये आप यहाँ देखिए ये फाइनल वेलोसिटी पे आ गई, ठीक है। इसका फाइनल वेलोसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं 100 मीटर हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर। और मास तो आप जानते ही होंगे कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो बदलेगा नहीं, तो 100 केजी। तो देखिए कि सेकेंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम लोग पहले देखते हैं कि ये चेंज ऑफ, इसको अभी आप भूल जाइए रेट ऑफ को, पहले हम लोग देखते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये मोमेंटम, और इधर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास कितना था 100 केजी इंटू वेलोसिटी उस समय था 50, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5000 केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम लोग फाइनल ये हो गया हम लोग का इनिशियल था, ये हम लोग का इनिशियल मोमेंटम था। अब हम लोग निकालते हैं इसका फाइनल मोमेंटम, जो हम लोग का कार है उसका फाइनल मोमेंटम हम लोग निकालते हैं, वो होगा मास इंटू वेलोसिटी, जो हम लोग का फाइनल वेलोसिटी है। तो इसका आ जाएगा मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस जगह पे, और इसका अब आगे जाके वेलोसिटी हो गया 100, तो ये निकल जाएगा 10,000 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल मोमेंटम हो गया, इसका इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये आपने कहाँ देखा होगा, एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही मोमेंटम के साथ भी होगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। और देखिए इधर हम लोग एक और चीज मेंशन कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में लेट्स से इसको 10 सेकेंड लगा, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए कि अगर हम लोग इसका चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना, मतलब m इंटू वी माइनस m इंटू यू। तो हम लोग का फाइनल निकला था 10,000 माइनस हम लोग इनिशियल कर देंगे जो हम लोग का निकला था 5000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5000 केजी मीटर पर सेकेंड। मतलब अब देखिए इधर समझने वाली बात क्या है कि इसमें क्या है कि 5000 का जो हम लोग का मोमेंटम क्या है वो चेंज हुआ, है ना। उतना मोमेंटम इसमें डाला गया, क्योंकि इनिशियली तो ये कुछ मोमेंटम से चल रहा था, और इसमें जब हम लोगों ने कुछ फोर्स अप्लाई किया, कुछ जब एक्सेलरेशन हुआ, तब जाके क्या हुआ कि ये कुछ फाइनल मोमेंटम में चला गया, और इतना मोमेंटम लगा इसको फाइनल मोमेंटम में पहुंचाने में, है ना। मतलब 5000 मोमेंटम इसमें अप्लाई हुआ इस इधर से लेके यहाँ तक जाने में।
अब देखिए कि रेट ऑफ चेंज बोला है। अब हम लोग देखते हैं रेट। जब रेट की बात होती है तो मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में बताया था कि डिवाइडेड बाय टाइम हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग मिटा देते हैं कि अब हम लोग का चेंज ऑफ मोमेंटम तो हम लोग का निकल गया 5000, है ना। अब रेट बोला है तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो ये हम लोग का निकल जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब यहाँ तक आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज मैं ब्रेक कर करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इस पूरा सेकेंड लॉ को याद कर सकें और अच्छे से इसको समझ सकें। तो इधर क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसके बाद आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं मतलब देखिए ये क्या कहना चाहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब फोर्स इज इक्वल, फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब mu माइनस mv बाई टी, यही हम लोग का होगा, है ना। अब देखिए प्रोपोर्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जब हम लोग एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है ना। अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। ये और दूसरा होता है इनवर्स, मतलब एक को बढ़ाना और एक को घटाना। लेकिन हम लोग का यहाँ पे किस बारे में बात किया जाए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। देखिए सिंपल सा बात है ना, अगर देखिए कार को आप बहुत तेजी से धक्का देते हैं तो क्या है वो बहुत ज्यादा मोमेंटम बदलेगा, है ना, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ जाएगी। धीरे धीरे उसको धक्का देंगे तो धीरे धीरे बदलेगी, है ना। तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए ये क्या है, इधर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से कहते हैं। अब हम लोग इसको इक्वल में बदलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एम कॉमन निकाल सकते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा एम इंटू इधर इधर होगा ना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वी माइनस यू बाई टी। तो अब ये देखिए वी माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो न्यूटन ने जो कांस्टेंट का यूज किया था वो था के, ठीक है। अब इसके बाद देखिए न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है और उसमें अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसका वेट हम लोग 1 kg रखते हैं, एक्सपेरिमेंट में आइजैक न्यूटन ने रखा था। तो इसके बाद क्या होगा कि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि 1 मीटर पर सेकंड का ही निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है क्योंकि के का वैल्यू क्या है, वो हमेशा 1 रहता है ना। अगर के का वैल्यू कुछ और रहता या कुछ डिफरेंट रहता तो हम लोग का एक्सेलरेशन कुछ और प्रोड्यूस होता। तो हम लोग इसलिए इसको ओमिट करके लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम है। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मेन फॉर्मूला है। और एफ इज इक्वल टू एम ए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि बहुत जगह जो बड़े बड़े लेवल के साइंस होते हैं या मैकेनिक्स में अलग अलग जगह पे इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है ना। एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए कि कभी कभी क्या करता है ना कि क्वेश्चंस में कि ये एक्सेलरेशन को डायरेक्ट नहीं देता है, हम लोग का वेलोसिटी दे देता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे देता है और टाइम दे देता है। तो उस समय आप क्या करेंगे कि इसी का आप एक्सेलरेशन निकाल देंगे, इधर v करके और इधर u करके, और उसके बाद इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फोर्स अप्लाइड निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है हाउ टू कैच अ बॉल, है ना। कैच करने का सही तरीका क्या होता है वो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग का कैच करने का जो मेन जो तरीका बताया गया है बुक में वो क्या है कि हाथों को पीछे लेके आके कैच को पकड़ना। अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम लोग जब हाथों को पीछे लाते हैं तो टाइम जो टेकन है या जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड कम हो जाता है। ये कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि इधर क्या है ना कि जब जो हम लोग का टाइम ही सिर्फ हम लोग के कंट्रोल में है और कोई भी चीज़ हम लोग के कंट्रोल में है नहीं, है ना। उसका वेलोसिटी तो हम लोग फाइनल उसका 0 ही होगा, मास भी कांस्टेंट रहता है,
और इनिशियल वेलोसिटी भी उसका सेम है। तो भी सिर्फ हम लोग उसका टाइम को बढ़ा के क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग के हाथ में चोट लग रहा है वो कम होगा, है ना। आप देखे होंगे कि अगर आप किसी बॉल को या आप क्रिकेट खेलते समय डायरेक्ट पकड़ लेते हैं या बिल्कुल अपने हाथ को मोशन नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा अगर उसके कंपैरिजन में हाथ पीछे करेंगे तो आपको चोट कम लगेगी। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक बॉल है, ठीक है, जिसका वेट है 100 ग्राम, ठीक है, और इसका वेट है 100 ग्राम। तो मास हम लोग ले लेते हैं, मास इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब इसके बाद देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब क्रिकेटर ने या बैट्समैन ने इसको मारा था तो इसका हम लोग कुछ ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बस एज्यूम कर रहे हैं हम लोग तो कि वो एक इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से मारा उसे। और उसके बाद क्या था, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, आप सोच के बताइए। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आखिर में जाके अगर कैच पकड़ रहा है तो उसको तो रोकना ही है, रेस्ट में लाना है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, है ना। अब देखिए हम लोग का हम लोग ने अभी पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, है ना, मैंने अभी बताया था। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास, मास क्या है हम लोग का 100 ग्राम, है ना, और हम लोग का फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 माइनस हम लोग का 10 डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सिर्फ टाइम ही हमारे कंट्रोल में है, और टाइम को हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ऊपर का वैल्यू क्या आएगा, बहुत ज़्यादा कम होते जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कैच करते समय हम लोग को बॉल हाथ को पीछे लाना पड़ता है या लाना चाहिए। कभी भी हाथ हम लोग अगर कैच करते हैं बॉल को तो हम लोग को हाथों को पीछे लाना चाहिए, जिससे टाइम पीरियड बढ़े और जो फोर्स अप्लाइड है या जो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए और जिससे हाथों में चोट ना लगे, है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिकेट खेलते समय फिजिक्स का वहाँ भी यूज़ होता है ना। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि मारते समय कौन सा फिजिक्स का यूज़ होता है ना, वो चेंज कर देता है डायरेक्शन को। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में जितने भी लेक्चर्स हम मतलब जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए, अगर आपको समझ आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।